Welcome back everyone. Last time we saw all the articles related to citizenship, and under Article 11 Parliament has power related to acquisition and termination of a citizenship अगर ये मैटर्स 26 जनवरी 1950 के बाद के हैं। इससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड जो पावर्स होंगी वो पार्लियामेंट के पास होंगी। सो पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल 11 पार्लियामेंट इनएक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये एक्ट ही एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप से डील करता है। अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करनी है देन दैट पर्सन कैन अक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट दैट इज ब्लड लाइन, और थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड थ्रू नेचुरलाइजेशन। ऐसे ही लॉस ऑफ सिटीजनशिप के भी 3 मेथड हैं ये। तो अब इनको हमने सेपरेटली देखना है, इनकी प्रोविजंस कौन सी हैं वो देखना है, इनके अंदर कौन सी क्लॉजेज हैं वो देखना है। सो फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर किसी भी पर्सन को बाय बर्थ, 4 मेथड हैं इसके, तो फर्स्ट मेथड इज बाय बर्थ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बाय बर्थ का, ये जस्ट सोली प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जस्ट सोली का मतलब है सॉइल से रिलेटेड, मतलब कि वो पर्सन का बर्थ, उस पर्सन का बर्थ ही इंडिया में हुआ है। अगर किसी पर्सन का बर्थ इंडिया में हुआ है आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987। सी अब इन डेट्स को ऐसा ही याद रखना पड़ेगा, इसका कोई मेथड नहीं है, इसका बस एक ही मेथड है और वो है मल्टीपल रिवीजन्स। तो इन डेट्स को याद ऐसे ही रखना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन का बर्थ हुआ है आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 तो वो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स की सिटीजनशिप कौन सी है, उसके पेरेंट्स किस कंट्री के हैं, तो उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नो, अगर कोई पर्सन, ये तो था बिफोर 1 जुलाई 1987, लेकिन अगर किसी पर्सन का बर्थ इंडिया में ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? अगर उसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ पेरेंट्स वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि या तो उसकी मदर इंडिया की सिटीज़न है या फिर उस इंसान के फादर इंडियन सिटीजन्स हैं। तो उस केस में अगर कोई पर्सन का बर्थ इंडिया में 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है तो उसको भी बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अब ये डेट एक और है 3 दिसंबर 2004। अगर किसी इंसान का बर्थ इंडिया में इस डेट के बाद हुआ है और उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो वो कैसे ले सकता है? अगर दोनों बोथ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब कि इस डेट से रिलेटेड क्या था कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब कि यहाँ तो मदर भी इंडियन सिटीजन हो सकते थे और फादर भी इंडियन सिटीजन हो सकते थे। लेकिन अगर इस डेट के बाद कोई पर्सन इंडिया में उसका बर्थ हुआ है, उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो उसके दोनों पेरेंट्स ही इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और अगर एक इंडियन सिटीजन है तो जो दूसरा पर्सन होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट का मतलब कि हमारी इंडियन टेरिटरी में वो पर्सन इलीगली आया है। जैसे कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, असम में बहुत ज़्यादा लोग इलीगली बांग्लादेश से एंटर करते हैं। तो वो जो सेकंड पर्सन होगा, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब ये जो सारे के सारे ये जो बाय बर्थ की प्रोविजंस थी, ये फॉरेन डिप्लोमेट्स को अवेलेबल नहीं है और ना ही एनिमी एलियंस को। फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए अलग प्रोसेस है बाय थ्रू रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज बाय डिसेंट। अगर किसी पर्सन का, अगर किसी इंसान का इंडिया के साथ ब्लड लिंक है, ब्लड टाइज है, तो उस केस में उसको जो सिटीजनशिप मिलेगी वो बाय डिसेंट मिलेगी। बाय ब्लड रिलेशन उसका रिलेशन है, लेकिन वो पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न था। बाय ब्लड रिलेशन का मतलब कि यहाँ तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि इंडिया में बॉर्न हो सकते थे लेकिन वो खुद इंडिया के बाहर रह रहा था, तो उसके ब्लड लिंक हैं इंडिया के साथ। तो उस केस में जो सिटीजनशिप उसको मिलेगी वो बाय डिसेंट मिलेगी। अब इसमें भी कुछ डेट हैं वो जो याद रखनी पड़ेगी। अगर पर्सन वो आउटसाइड इंडिया बॉर्न था आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992, तो उस पर्सन को अगर बाय डिसेंट सिटीजनशिप लेनी है
तो उसके फादर इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब कि फादर के साथ ब्लड लिंक है, फादर इंडियन सिटीजन थे लेकिन वो पर्सन जो था वो आउटसाइड इंडिया बॉर्न था। तो उसको अगर सिटीजनशिप लेनी है इन डेट्स से रिलेटेड, तो वो सिटीजनशिप कैसे लेगा? अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन थे, मतलब कि फादर के साथ ब्लड लिंक था। और अगर ये तो था बिफोर 10 दिसंबर 1992, अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न है ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 1992, मतलब कि यहाँ तो वो 10 दिसंबर 1992 या फिर इसके बाद आउटसाइड इंडिया बॉर्न था, तो उसको अगर इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स जो होंगे वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, मतलब कि या तो उसके मदर या फिर उसके फादर जो होंगे उनके साथ उसका ब्लड लिंक होना चाहिए। और अगर 3 दिसंबर 2004 ऑनवर्ड कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न है, दैट इज 3 दिसंबर 2004 इफ अ पर्सन इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, तो वो उस पर्सन को अगर सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही सिटीजनशिप मिलेगी। उसको इंडियन कॉन्सुलेट, दैट इज एम्बेसी का यहाँ पर केस आ गया, उसको विद इन 1 ईयर इंडियन कॉन्सुलेट के पास रजिस्टर करवाना होगा। और अगर ये 1 ईयर का जो 1 ईयर का पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा। तो उस केस में उसकी रजिस्ट्रेशन कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के लिए भी उसके जो पेरेंट्स होंगे, उस इंसान के पेरेंट्स होंगे, उनको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कि इस इंसान के पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, दैट इज किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। अगर वो माइनर या फिर वो इंसान, ये माइनर, अभी इस ना पेरेंट्स के चाइल्ड की बात हो रही है, अगर उस माइनर के पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो उसको जब वो फुल एज का हो जाएगा, मतलब वो इंसान अब वो पहले माइनर था, अब वो 18 ईयर्स का हो चुका है, 18 ईयर्स होने के बाद विद इन 6 मंथ उसको उस कंट्री की जो सिटीजनशिप होगी उसको ख़त्म करना होगा, उसको वॉलंटरली रिनाउंस करना होगा। तो फिर भी उस केस में भी वो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय रजिस्ट्रेशन। सी अब जो ये बाय रजिस्ट्रेशन और बाय जो नेचुरलाइजेशन है, ये दोनों मेथड्स के थ्रू अगर किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही राइट होगा। डिफरेंस दोनों में क्या है? एक तो इनकी दोनों की प्रोसेस डिफरेंट है, ये तो है ही, लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन में किसी भी पर्सन को अगर सिटीजनशिप इंडिया की लेनी है तो उसका कोई भी लिंक हो सकता है इंडिया के साथ, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के केस में इंडिया के साथ लिंक है। जैसे अगर डिसेंट के केस में थ्रू रजिस्ट्रेशन उसने सिटीजनशिप ली थी तो ब्लड लिंक था, मतलब कि कोई ना कोई लिंक तो है इंडिया के साथ अगर बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप लेनी है। लेकिन नेचुरलाइजेशन के केस में क्या है कि इंडिया के साथ उस इंसान का कोई भी लिंक नहीं है व्हाट्सोएवर। अगर उस केस में उसको सिटीजनशिप लेनी है तो वो बाय नेचुरलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे बाय रजिस्ट्रेशन देखने के लिए तो सबसे पहला केस है कि वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। अगर उसने थ्रू रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि वो इंसान खुद या फिर उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न थे, मतलब कि जो पहले वाला इंडिया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में थे, उस केस में अगर कोई इंसान या फिर उसके पेरेंट्स बॉर्न है तो इसका मतलब वो इंसान इंडियन ओरिजिन का है। अगर कोई इंसान इंडियन ओरिजिन का है और वो 7 ईयर्स में ऑर्डिनरली, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली वो इंडिया में 7 ईयर्स के लिए स्टे कर रहा है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसको भी याद रखने का अब इसका मेथड है कि जो फर्स्ट 2 केस है वो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है। जैसे कि पहला केस कि वो इंडियन ओरिजिन का है और ऑर्डिनरली रेजिडेंट है इंडिया में 7 ईयर्स के लिए। दूसरा केस पर्सन तो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन वो रह कहाँ पा रहा था? आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया इन एनी कंट्री। दोनों ही केसेस में वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, इंडियन ओरिजिन। और लेकिन अगर जो दूसरा केस है, इंडियन ओरिजिन का इंसान तो है लेकिन वो आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया रह रहा है, ऐसी कंट्री में जो इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर अगर वो किसी और कंट्री में रह रहा था तो वो केस, उस केस में भी वो बाय रजिस्ट्रेशन
इंडियन सिटीजनशिप ले रहा है, लेकिन क्या है, वो वैसे इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए ना। जो उसके बाद नेक्स्ट दो पार्ट्स हैं, ये दोनों ही इसको एज हम पेरेंट चाइल्ड याद रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस है वो पेरेंट से रिलेटेड है, या तो वो जो पर्सन है, अगर कोई पर्सन मैरिड है इंडियन सिटीजन के साथ, प्लस वो ऑर्डिनेरली रिजाइड कर रहा है इंडिया में 7 ईयर के, तो ये क्या केस आ गया, पेरेंट का केस है। ये बस एक याद रखने का ही मेथड है कि इंडियन सिटीजन के साथ कोई पर्सन मैरिड है और वो पर्सन इंडियन सिटीजन के साथ ही 7 ईयर के लिए इंडिया में रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा इन पेरेंट्स के जो माइनर चिल्ड्रन होंगे, इन माइनर चिल्ड्रन को सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई थी, वो इंडिया के सिटीजन्स थे। नौ जो नेक्स्ट 3 आएंगी वो फुल एज और कैपेसिटी से रिलेटेड है। फुल एज का मतलब कि वो पर्सन 18 ईयर का हो चुका है। कैपेसिटी का मतलब है कि उस पर्सन के पास अभी राइट है कि उसके पास जितने भी वो लीगल जो राइट्स हैं उनको वो यूज़ कर सकता है, उसके पास वो कैपेसिटी है कि अपने लीगल राइट्स को वो एक्सरसाइज कर सकता है, उनको वो यूज़ कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन फुल एज और कैपेसिटी का है तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। और अगर सेम पर्सन फुल एज और कैपेसिटी का है, उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है, तो वो कैसे लेगा, और अगर वो खुद और या फिर उसके पेरेंट्स सिटीजन्स थे, प्लस वो 1 ईयर के लिए, दैट इज 12 मंथ के लिए ऑर्डिनरीली इंडिया में रिजाइड कर रहा था। मतलब कि 12 मंथ के बाद उसको एप्लीकेशन देनी होगी फॉर अ रजिस्ट्रेशन, और इन 12 मंथ्स के लिए वो इंडिया में ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो सिटीजन्स थे इंडिया के, और वो पर्सन जो था वो फुल एज और कैपेसिटी का था। इस केस में वो थ्रू रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई पर्सन फुल एज और कैपेसिटी का है लेकिन वो ओवरसीज, उसके पास क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो पर्सन फॉर 5 ईयर्स के लिए, मतलब कि 5 साल के लिए उसके पास OCI कार्ड था, और प्लस अभी वो इंडिया में 12 मंथ के लिए ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है, तो इस केस में भी वो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप को लिया है तो उसको ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी पड़ेगी। ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब कि उसको ओथ ऑफ लॉयल्टी लेनी पड़ेगी इंडिया का सिटीजनशिप होने की। नाउ नेक्स्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का जो सिटीजनशिप देने का राइट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देगी। रजिस्ट्रेशन के केस में क्या था कि कोई ना कोई इंडिया का लिंक था, इंडियन ओरिजिन का पर्सन था, लेकिन इस केस में कोई भी इंडियन लिंकेज नहीं है। इसीलिए ही जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दी गई थी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो बाय नेचुरलाइजेशन कैसे होता है कि अगर किसी को हम इंडियंस को किसी और कंट्री में सिटीजनशिप नहीं दी जा रही बाय नेचुरलाइजेशन, तो हम उस कंट्री के लोगों को भी बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे। दूसरा कि अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन लेनी है तो उसको उस कंट्री की सिटीजनशिप को ख़त्म करना होगा। और अब इसकी ये जो कंडीशंस हैं ये कन्फ्यूजिंग कंडीशंस हैं सबसे ज़्यादा तो ये, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है कि अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन लेनी है तो उसको 1 ईयर या फिर 12 मंथ के लिए, या तो वो 1 ईयर के लिए कॉन्टीन्यूसली इंडिया में रहेगा, रिजाइड करेगा, और या फिर वो कॉन्टीन्यूसली 1 ईयर के लिए गवर्नमेंट सर्विस में रहेगा, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट की सर्विस के लिए रहेगा, या फिर पार्टली वन एंड पार्टली अदर, मतलब कि पीरियड 12 मंथ्स का ही है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो इंडिया में रिजाइड कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसने इंडियन गवर्नमेंट को सर्व भी करा, तो इस केस में भी वो बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। अब ये जो पीरियड है, ये वाला जो केस है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कि अगर हमने किसी पर्सन ने इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन लेनी है तो उसको पहले 12 मंथ्स तो इंडिया में ऐसे रिजाइड करना होगा, ऑर्डिनरीली रिजाइड करना होगा। अब जो पीरियड देखेंगे हम, ये 14 ईयर्स का, वो 12 मंथ से पहले वाला देखेंगे, मतलब कि
12 मंथ के पहले तो उसको एप्लीकेशन देनी है बाय नेचुरलाइजेशन के लिए। अब इससे पहले जो 14 ईयर्स होंगे, उन 14 ईयर्स में या तो वो ऑर्डिनरीली इंडिया में रिजाइड कर रहा था या तो गवर्नमेंट की सर्विस में था, और इन 14 ईयर्स में ही टोटल हम पीरियड लेंगे 11 ईयर्स का। इन 11 ईयर्स के लिए वो कॉन्टीन्यूसली इंडिया में स्टे कर रहा था, कॉन्टीन्यूसली 11 ईयर्स के लिए ही वो गवर्नमेंट सर्विस में था। अब इसका मतलब क्या है कि जो 3 साल बचे, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रिजाइड कर रहा है तो वो हमेशा वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, कि वो किसी और कंट्री के लिए ट्रैवल करने के लिए भी जा सकता है। तो हमने टोटल पीरियड बोल दिया कि 14 ईयर्स का होगा। 14 ईयर्स में उसके जो साल बनने चाहिए वो 11 ईयर्स बनने चाहिए, जिसमें या तो वो इंडिया में रिजाइड करा हो, और इन्हीं 11 ईयर्स के लिए ही वो इन टोटल 11 ईयर्स के लिए उसने इंडियन गवर्नमेंट को सर्व भी करा हो या फिर रिजाइड करा हो। और जो 3 साल का पीरियड था वो हमने छोड़ दिया कि वो पर्सन कहीं पर ट्रैवल करने के लिए या फिर कहीं वैसे भी जा सकता है। तो टोटल कितने साल हुए, ये वाले 11 ईयर्स प्लस ये 1 ईयर 12 मंथ का, जिससे पहले उसको रिजाइड करके एप्लीकेशन देनी है। तो टोटल कितने साल हो गए, 12 ईयर्स। इन 12 ईयर्स के लिए अगर कोई पर्सन इंडिया में रिजाइड कर रहा था तो उसको वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है। दूसरा ये सिंपल ही है कि वो गुड करेक्टर का हो। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, किसी ना लैंग्वेज की उसको एडिक्वेट नॉलेज हो, और अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेगा बाय नेचुरलाइजेशन तो वो इंडिया में ही रिजाइड करेगा, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही लॉयल होगा और इंडिया को ही वो सर्व करेगा। इसके लिए भी अब बाय नेचुरलाइजेशन के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इन सारी की सारी कंडीशंस को ख़त्म कर सकती है उस इंसान के लिए जिसने सर्व करा हो, पर्टिकुलरली साइंस के फील्ड में, आर्ट में, फिलॉसफी, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस के लिए काम करा हो या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए काम करा हो। तो अगर कोई ऐसा इंसान है उसको बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करनी है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको रिलैक्सेशन दे सकती है। उसके लिए सारी की सारी जो कंडीशंस थी ये वेव कर सकती है, ये ख़त्म कर सकती है। अब इसमें एक हमारा आया था इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें 6 कम्युनिटीज़ को, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये 6 कम्युनिटी थी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इसमें मुस्लिम नहीं है। इन 6 कम्युनिटीज़ को बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर करे थे, इन 6 कम्युनिटीज़ के लोग। अब इससे रिलेटेड ही असम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि असम के लोगों का कहना था कि बांग्लादेश से लोग ऑलरेडी असम में एंटर कर रहे हैं इलीगली, तो जो हिंदू इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनको भी इस एक्ट के अंडर नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडिया में एंटर होने का राइट मिल जाएगा, मतलब कि असम में एंटर होने का एक रास्ता मिल जाएगा हिंदू इलीगल माइग्रेंट्स को। तो गवर्नमेंट ने उसका और क्या क्वेश्चन उठाया गया था कि मुस्लिम को अलाउ क्यों नहीं करा गया। तो इसके लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जस्टिफिकेशन दी थी कि जो बांग्लादेश और या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो कंट्री हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, तो इन कंट्रीज़ में मुस्लिम्स के साथ कोई भी रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होगी। लेकिन जो हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, स्पेशली अगर हम असम की बात करें तो जो बांग्लादेश की हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ ही वो माइनॉरिटी है वहाँ पर, और उनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है, जिसको अवॉइड करने के लिए इनको थ्रू नेचुरलाइजेशन अलाउ करा गया है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप को ले सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। अब एक और मेथड है और वो है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री की टेरिटरी को अक्वायर कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसके जो उस एरिया के जो लोग होंगे वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। जैसे कि जो लक्ष्मीकांत में एग्जांपल दी गई है पौंडीचेरी की, वो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के जो 51 एनक्लेव्स थे, 51 एनक्लेव्स जो थे वो इंडिया का पार्ट बन गए थे। ठीक है, हमने कुछ अपना पार्ट जो दिया था वो बांग्लादेश को दिया था, और बांग्लादेश का ही कुछ जो टेरिटरी का पार्ट था वो इंडिया में आया था। तो 51 इनक्लेव्स जो थे वो बांग्लादेश के हमारे इंडिया के पार्ट बन गए थे। तो इन 51 इनक्लेव्स में जो भी लोग रह रहे थे वो ऑटोमेटिकली अब इंडियन सिटीजन्स बन गए।
ठीक है, बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नाउ नेक्स्ट स्पेशल सिनेरियो ऑफ असम। असम का स्पेशल केस है क्योंकि असम में अर्स्टवाइल पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ जो प्रेजेंट डे हमारा बांग्लादेश है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, उससे इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, अब भी प्रॉब्लम है ये इलीगल माइग्रेशन की। तो असम का एक स्पेशल केस है। इस इलीगल माइग्रेशन की वजह से ही असम में इनको डिपोर्ट, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करने से रिलेटेड मूवमेंट हुई थी 1975 से लेकर 1985 तक। तो असू एक वहाँ पर यूनियन है, दैट इज़ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इस ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का मेजर रोल था इस असम मूवमेंट में। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को जो कि 1951 में असम में एंटर कर गए उनको वापस डिपोर्ट करा जाए, जिसकी वजह से फिर बाद में आया था असम अकॉर्ड 1985 का। इस अकॉर्ड के अंदर एक कट ऑफ डेट को फिक्स करा गया था और वो डेट थी 25 मार्च 1971। मतलब कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स इस डेट के बाद आए होंगे उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस डेट को फोर्स में लेके आने के लिए, मतलब कि इस डेट को लागू करने के लिए फिर लेके आया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। और इस एक्ट के अंडर फिर एक सेक्शन ऐड करा गया था, सेक्शन 6A, जो कि स्पेशली असम से रिलेटेड है। ये सेक्शन स्पेशली असम से रिलेटेड है। इस सेक्शन में क्या बोला गया कि जितने भी लोग असम में एंटर हो गए बिफोर 1 जनवरी 1966, जो लोग तो इस डेट से पहले असम में एंटर हो गए उनको तो इस डेट से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बाद असम में एंटर करे उनको सिटीजनशिप तब मिलेगी जब वो 10 साल इंडिया में रिजाइड करेंगे। उनका ये जो पीरियड होगा 10 सालों का, जब ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, इस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। इन 10 सालों के लिए जो लोग असम में आए थे उनको वैसे तो सारे के सारे राइट्स होंगे, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। मतलब कि वैसे उनके पास सारी राइट्स होंगी, उनके पास सारी ड्यूटीज़ होंगी, लेकिन इन लोगों को तब तक, जब तक ये 10 सालों का पीरियड एक्सपायर होके वो इंडियन सिटीजन्स नहीं बन जाते, उनके पास तब तक वोटिंग राइट नहीं होगा। अब ये था इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करने का मेथड। नाउ नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप के भी 3 मेथड हैं, वो है बाय रिनंसिएशन एंड देन बाय टर्मिनेशन एंड थर्ड इज बाय डेप्रीवेशन। फर्स्ट है बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन का मतलब है कि खुद वॉलंटरली इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया। अगर किसी पर्सन ने रजिस्टर करा कि उसको इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म करना है तो उसने, मतलब कि बाय रिनंसिएशन विलिंगली उसने इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया। इसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और ये रजिस्ट्रेशन अगर उसने वॉर टाइम पर करवाई है, इस इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म करने के लिए उसने रजिस्टर करा है वॉर टाइम पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट विदहोल्ड करके रख सकता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वॉर टाइम तक उस एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और अगर किसी ने अपनी सिटीजनशिप को रिनंसिएट करा है तो उस पर्सन के जो माइनर चिल्ड्रन होंगे उनकी सिटीजनशिप भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और ये जो चिल्ड्रन होंगे जब ये फुल एज के हो जाएंगे, मतलब कि 18 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद वो विलिंगली खुद इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म हो जाना। ये किस केस में होगा कि अगर किसी पर्सन ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप उसने अक्वायर कर ली है तो उसकी जो सिटीजनशिप होगी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप। और ये भी अगर उसने वॉर टाइम पर करा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि उस एप्लीकेशन के ऊपर वो, इस चीज़ के ऊपर वो कोई
एक्शन ना ले। नेक्स्ट इज बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब है कि उस किसी के पास अगर इंडियन सिटीजनशिप है, दैट पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ दैट सिटीजनशिप। अब ऐसा किस केस में होगा, अगर उस पर्सन ने कोई फ्रॉड करा है, उसने बाय फ्रॉड इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करी है, या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिसलॉयल्टी शो करी है, तो उस केस में भी उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप से। थर्ड केस है कि मान लीजिए कोई एनिमी एलियन है, जिसके साथ कोई कंट्री है जिसके साथ इंडिया वॉर पर है, तो इस एनिमी एलियन के साथ, मतलब वॉर, एनिमी एलियन का मतलब वो लोग जिसके साथ, जिसकी कंट्री के साथ इंडिया वॉर पर है, तो इन एनिमी एलियन के साथ उस पर्सन ने कांटेक्ट करा है अनलॉफुली, तो उस केस में भी उसकी इंडियन सिटीजनशिप होगी जो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट केस इज, मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करी है। अब उसको अक्वायर करे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन विद इन 5 ईयर ही किसी और कंट्री में उसको 2 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया है, तो उसकी भी इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस है इसका कि अगर कोई ऑर्डिनरली आउटसाइड इंडिया रिजाइड कर रहा है फॉर 7 ईयर, तो उस केस में भी उसकी सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप को। अब ये जो आउटसाइड रिजाइड कर रहा है पर्सन, ये जो स्टूडेंट्स स्टडी करने जाते हैं, अब्रॉड स्टडी करने जाते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट वाज एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप।